नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं सुनीता। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 से 31 अगस्त का अंक। दोस्तों, ओलंपिक, पैरालंपिक हो या अन्य विश्व स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धाएं हो, राष्ट्र का गौरव बनने वाले खिलाड़ी सहज ही तैयार नहीं हो जाते। इनकी अपनी प्रतिभा, समर्पण, दृढ़ निश्चय और हार न मानने की भावना को जब परिवार, समाज और राष्ट्र के समर्थन और प्रोत्साहन का बल मिलता है, तब जाकर कोई बनता है चैंपियन। आज हम गर्व के साथ भारतीय खिलाड़ियों को लगातार प्रतिस्पर्धाओं में अपनी पहचान बनाते देख रहे हैं। ये उपलब्धि कुछ मेडल मात्र की उपलब्धि नहीं है, ये भारत के विकास की, विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर हमारे अग्रसर होने की पहचान है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के संदर्भ में पत्रिका का ये अंक खेलो भारत नीति 2025 देश में खेल परिदृश्य के इसी बदलाव तथा विगत 11 वर्षों की इस यात्रा पर अपनी आवरण कथा लेकर आई है। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं खेल में हुए बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार। साथियों, आज बहुत लोगों को हैरानी होती है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2014 के बाद हमारे एथलीट्स का प्रदर्शन इतना बेहतर कैसे हो गया। आपने देखा है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स में भी भारत ने इतिहास रच दिया। यूनिवर्सिटी गेम्स में भी भारत ने मेडल्स का नया रिकॉर्ड बनाया। ये अचानक ही नहीं हुआ है। देश के खिलाड़ी की मेहनत और जज्बे में पहले भी कमी नहीं थी, लेकिन बीते 10 वर्षों में उसे नया आत्मविश्वास मिला है। कदम कदम पर सरकार का साथ मिला है। पहले खेलों में भी जिस प्रकार के खेल होते थे, उनको हमने बंद किया है। बीते 10 वर्षों में सरकार ने रिफॉर्म्स किया, खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया और स्पोर्ट्स का पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया। आज खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से देश के हजारों एथलीट्स को हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा की मदद दी जा रही है। 2014 में हमने टॉप्स यानी TOPS यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को लॉन्च किया था। इसके जरिए हमने टॉप एथलीट्स की ट्रेनिंग, इंटरनेशनल एक्सपोजर और बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया है। श्रोताओं, इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने वाले BP मंडल, फ्लैगशिप में जनधन योजना के 11 साल, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा समेत उनके पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है। और साथ ही पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात और बैक कवर पर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता दिए गए मराठा सैन्य विरासत के 12 किलों को समाहित किया गया है। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना स्वर मुखर किया, तब उनकी आवाज में गर्व, शब्दों में साहस और आंखों में भारत के सैनिकों की शौर्य गाथा साफ दिख रही थी। PM मोदी द्वारा संसद में दिया गया ये एक भाषण मात्र नहीं था, बल्कि भारत की सैन्य शक्ति, सामर्थ्य, रणनीतिक चतुराई और मानवीय जिम्मेदारी का जय घोष भी था। इसलिए उन्होंने कहा भी, मैं भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष परिचर्चा हुई। लोकसभा में अपने जवाब में प्रधानमंत्री स्पष्ट संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना के सशक्तिकरण का प्रमाण बना है। साथ ही आतंक और आतंकवाद को देश के शीर्ष नेतृत्व ने न सिर्फ वैश्विक एजेंडा बनाया, बल्कि इसके वित्त पोषक देशों को भी
दुनिया भर में बेनकाब कर दिया। बीते 11 वर्ष में आतंकी ठिकानों पर 3 स्ट्राइक से स्पष्ट है कि भारत के 140 करोड़ नागरिक आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकजुटता के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीयों का मस्तक ऊंचा हुआ है। सेना ने पराक्रम का परिचय दिया है। पाकिस्तान और पीओके में की गई कार्रवाई पड़ोसी देश को स्पष्ट संदेश भी है कि भारत अपने नागरिकों या भारत की आत्मा पर किए जाने वाले किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। यही सार है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद के दोनों सदनों में हुई विशेष परिचर्चा का। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी पर संसद में विशेष चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ता और स्पष्टता के साथ भारत का दृष्टिकोण रखा। नए भारत की 3 स्पष्ट नीति को दोहराते हुए उनका कहना था कि अब भारत अपनी शर्तों पर आतंक का जवाब देगा, परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंक के प्रायोजकों और षड्यंत्रकर्ताओं के साथ समान व्यवहार करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सेना ने एक बार फिर अपने लक्ष्यों को 100% हासिल किया और देश की ताकत का परिचय दिया। पीएम मोदी ने दोहराया कि भारत के उद्देश्य पहले दिन से ही स्पष्ट थे। भारत का लक्ष्य आतंकवादी नेटवर्क, उनके मास्टरमाइंड और उनके सैन्य केंद्रों को ध्वस्त करना था और ये मिशन योजना के अनुसार पूरा हुआ। भारत का लक्ष्य आतंकवाद का खात्मा है, किसी देश के साथ संघर्ष नहीं। हालांकि जब पाकिस्तान ने आतंकवादियों के समर्थन में युद्ध के मैदान में उतरने का फैसला किया तो भारत ने एक शक्तिशाली जवाबी हमले से उत्तर दिया। भारत की रक्षा प्रणाली की प्रशंसा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 9 मई को पाकिस्तान द्वारा भारत को निशाना बनाकर लगभग 1000 मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए, लेकिन भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों को तिनके की तरह नष्ट कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने 9 मई की आधी रात और 10 मई की सुबह पाकिस्तान पर इतना जोरदार हमला किया कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत की निर्णायक कार्रवाई ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया और इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीधे भारत को फोन किया और आक्रमण रोकने की विनती की, ये स्वीकार करते हुए कि वो और अधिक हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑपरेशन सिंदूर को फौरी तौर पर रोकने का निर्णय लिया गया। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के मुख्य अंश पत्रिका में पढ़े जा सकते हैं। नया भारत 21वीं सदी में दुनिया की बड़ी समस्याओं का समाधान करने को आतुर है, तो उसकी वजह है बीते 11 वर्ष में किए गए नीतिगत सुधार और प्रधानमंत्री के स्तर से विज्ञान, तकनीक और वैज्ञानिकों को दिया गया महत्व। भारत का अंतरिक्ष सफर अब नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो उसकी नींव में वह अथक प्रयास है जिसने इसे रिसर्च के केवल एक क्षेत्र की बजाय राष्ट्रीय मिशन के रूप में हर भारतीय के दिल में स्थापित कर दिया। कल ही के दिन यानी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की दूसरी वर्षगांठ के दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर देश के बुलंद इरादों और प्रयासों पर एक रिपोर्ट पत्रिका में शामिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों के साथ मन की बात कार्यक्रम में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी की खुशी को साझा किया, जो इस बात का परिचायक है कि 21वीं सदी का भारत आज किस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है और सुधार कर रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की गौरवपूर्ण मौजूदगी से पहले ये समझना होगा कि असफलता कैसे सफलता को जन्म देती है। जब 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 योजनाबद्ध तरीके से चांद की सतह पर नहीं पहुंच पाया, तब वैज्ञानिक समुदाय में निराशा का भाव दिखा। तब के इसरो प्रमुख के सिवन की आंखों में आंसू छलक पड़े थे। ऐसे समय में इसरो कंट्रोल सेंटर में मौजूद देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाकर जो हौसला दिया था, उसका परिणाम देश के सामने है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 न केवल चांद की सतह पर उतरा, बल्कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। दोस्तों, इसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 23 अगस्त जिस दिन भारत चंद्रमा पर उतरा, उसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दरअसल अंतरिक्ष अनादिकाल से हमारी कल्पना को मोहित करता रहा है। ब्रह्मांड की पुकार और हमारी उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति है। इतना सोच भर लेना
पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस बेहद महंगे और खतरनाक सफर पर सफलता अर्जित करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी जरूरत होती है। तारीख 7 अगस्त 1990। कमोबेश सब सामान्य था। उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री वीपी सिंह के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अचानक एक फैसला हुआ। सरकारी फाइलों के बीच करीब दशक भर से धूल फांक रही मंडल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण को स्वीकार कर लिया गया। जिस आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की गई उसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। मंडल कमीशन के नाम से पहचानी गई उनकी इस रिपोर्ट ने देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के ताने बाने को तो फिर से लिखा ही, वंचितों को भी मुख्यधारा से जुड़ने का अधिकार मिला। बिहार के मधेपुरा जिले से करीब 15 किलोमीटर दूर मुरहो गांव में एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले बीपी मंडल का जन्म 25 अगस्त 1918 को बनारस में हुआ था। जन्म के साथ ही दुश्वारियां भी उनके खाते में आई। पिता का अगले ही दिन देहांत हो गया। तमाम परेशानियों के बीच शुरुआती पढ़ाई के बाद दरभंगा के हॉस्टल पहुंचे। मुश्किलों ने पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। देखा हॉस्टल में अगड़ी जातियों के बच्चों को पहले खाना दिया जाता है, उनका नंबर इनके बाद आता था। कक्षा में आगे की बेंच भी उन्हीं के लिए थी, लेकिन बीपी अब सहन करने की बजाय सामना करने का मन बना चुके थे। हॉस्टल में अपने समूह के लड़के जुटाए और प्रबंधन से भिड़ गए। आखिरकार हॉस्टल प्रबंधन को उनकी बात माननी पड़ी। पढ़ाई पूरी करके वो मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात हुए, लेकिन भाग्य बीपी को कहीं और पुकार रहा था। वक्त 1952 का था। देश में पहला चुनाव होने जा रहा था। नौकरी छोड़ बीपी मधेपुरा से विधानसभा के चुनाव मैदान में कूद पड़े। पहली बार में विधायक बने। बीपी के पिता रास बिहारी मंडल ने भी रूढ़ियों और भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से बिहार में पिछड़ी जातियों के लिए जनेऊ पहनने की मुहिम चलाई थी। उनके पद चिन्हों पर चलकर बिहार में सामाजिक न्याय के स्वप्न दृष्टा के तौर पर बीपी पिछड़ा वर्ग के मसीहा बनकर उभरे। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच 1 फरवरी 1968 को राज्य के 7वें मुख्यमंत्री भी बने। हालांकि उनकी सरकार करीब 50 दिन ही चल पाई। 70 के दशक का वक्त था। देश में सामाजिक भेदभाव के खिलाफ रोष जोरों पर था। आपातकाल के बाद 1977 में मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद संभाला। इसके बाद दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तय हुआ कि कमीशन का जो अध्यक्ष हो उसकी बड़ी हैसियत होनी चाहिए। ऐसे में पिछड़ा वर्ग के हितों के बड़े हिमायती और उन्हें आरक्षण दिए जाने के बड़े पैरोकार होने के कारण बीपी मंडल को इस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले 1953 में भी पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए कालेलकर आयोग बनाया गया था। हालांकि उसकी सिफारिशों को कभी लागू नहीं किया गया। दिसंबर 1980 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को सौंपी। रिपोर्ट में सभी धर्मों के पिछड़े वर्ग की 3,500 से भी ज्यादा जातियों की पहचान की गई और उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट सौंपने के करीब 16 महीने बाद ही 13 अप्रैल 1982 को पटना में उनका निधन हो गया। करीब दशक भर दबी रहने के बाद 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। बीपी मंडल नहीं रहे, लेकिन उनकी सिफारिशों ने उन्हें सामाजिक भेदभाव के खिलाफ पिछड़ों की मूक क्रांति का नायक बना दिया। व्यक्तित्व की कड़ी में पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने वाले नेता बीपी मंडल की कहानी भी पत्रिका में शामिल है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सब समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं सुनीता। दोस्तों, दीजिए आज्ञा। नमस्कार।